हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिराना अकेडमी। तो लास्ट फ्यू लेक्चर्स के अंदर हमने चैप्टर 7 जिसका नाम है साउंड, उसके पार्ट बी के कुछ टॉपिक्स हमने डिस्कस कर लिए हैं, जिसमें से हमने स्टडी किया कि फ्री वाइब्रेशन क्या होता है, हमने डैम्प्ड वाइब्रेशन के बारे में पढ़ा और साथ ही साथ हमने स्टडी किया फोर्स्ड वाइब्रेशन के बारे में। आज हम उसी फोर्स्ड वाइब्रेशन के स्पेशल केस को स्टडी करने वाले हैं जिसका नाम है रेजोनेंस। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। देखिए, लास्ट फ्यू लेक्चर्स में हमने स्टडी किया था डैम्प्ड वाइब्रेशन के बारे में एज वेल एज फोर्स्ड वाइब्रेशन के बारे में, और हमने एक्चुअली यही डिस्कस किया था कि कोई भी बॉडी जब वो वाइब्रेट करती है किसी मीडियम के अंदर, सो ड्यू टू रेजिस्टिव फोर्स उस बॉडी का जो एम्पलीट्यूड है वो एक्चुअली में डिक्रीज करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर आप उसके एम्पलीट्यूड को मेंटेन करना चाहते हो तो आपको एक एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, और उस एक्सटर्नल फोर्स की या उस बॉडी की जो वो फोर्स प्रोवाइड कर रहा है उसकी अपनी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है। तो होता ये है, अगर आपको याद हो एग्जाम्पल के बारे में, तो मैंने आपको बताया था कि सपोज मान लेते हैं कि मेरे पास एक पेंडुलम है, लेट इट बी ए, और एक था बेटा मेरे पास सी वाला और एक है मेरे पास डी वाला। तो होता यही है कि अगर मान लो ए वाले को मैं ऑसिलेट करवाता हूं, तो ये जो ऊपर आप देख रहे हो सपोर्ट, इसकी जो वाइब्रेशन है इसके सपोर्ट से होते हुए वो सी में जाएगी एज वेल एज वो बी में जाएगी, और दोनों जो हैं वो आपके ऑसिलेट करने शुरू हो जाएंगे। तो क्योंकि ए वाला फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, मतलब एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, वाइब्रेशन प्रोवाइड कर रहा है, सो ये तो हो गया आपका ड्राइविंग फोर्स, और उसके इन्फ्लुएंस में ये जो सी और डी हैं वो दोनों आपके वाइब्रेट कर रहे हैं। पहले तो क्या होता है, ये अपने अपने तरीके से वाइब्रेट करते हैं, धीरे धीरे वाइब्रेट करते हैं, बट आफ्टर सम टाइम ये जो सी है और ये जो बी है ये दोनों एक्चुअली ए की फ्रीक्वेंसी को एक्वायर कर लेते हैं। अब ये बात समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं अब बताने वाला हूं। एक्चुअली में अगर आप इनके लेंथ को देखो तो इसका लेंथ है छोटा और इसका लेंथ है बड़ा, तो होगा क्या? पहली बात, इसकी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो ए से मैच नहीं करती। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों नहीं करती, तो मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि जो फ्रीक्वेंसी है वो आपका 1/2 पाई अंडर जी बाय एल होता है। तो बेसिकली इन दोनों की लेंथ ए से डिफरेंट है, तो कभी भी इन दोनों की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो ए से मैच तो नहीं करेगी। हाँ, फोर्स्ड वाइब्रेशन की वजह से ये दोनों वाइब्रेट तो करेंगे और इनकी फ्रीक्वेंसी इसके ए वाले के साथ जो है वो मैच भी करेगी आफ्टर सम टाइम, मतलब बी और सी ए वाले की जो फ्रीक्वेंसी है वो अटेन कर लेंगे और वाइब्रेट करने लग जाएंगे। लेकिन क्योंकि इन दोनों की नेचुरल फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है तो इन दोनों का एम्पलीट्यूड कभी भी मैक्सिमम नहीं होगा, उल्टा आफ्टर सम टाइम ड्यू टू दिस डैम्पिंग मीडियम इनका एम्पलीट्यूड डिक्रीज कर जाएगा। अब मान लीजिए कि इसके बीच में मैं एक ऐसा पेंडुलम लेके आता हूं जिसकी लेंथ एग्जैक्टली इस ए के बराबर है, तो अब इस पेंडुलम की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी वो इस पेंडुलम के नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच करती होगी, और जब इन दोनों की फ्रीक्वेंसी आपस में मैच कर जाएगी, मतलब एग्जैक्टली इक्वल होगी, उस कंडीशन में ये आपका वाइब्रेट करेगा, बट इस टाइम ये वाइब्रेट करेगा विद अ लार्जर एम्पलीट्यूड एज कंपेयर टू सी एंड बी। अब इसको मैंने यहां क्यों रखा, उसका रीजन है। अगर आपके मन में ये आता है कि सर जो पेंडुलम ए के नजदीक होगा उसमें ज्यादा एनर्जी मिलेगी, वो ज्यादा एम्पलीट्यूड एक्वायर करेगा, तो ऐसा नहीं है। मैंने उसको बीच में इसलिए रखा है क्योंकि आप यही ऑब्जर्व करने को, मतलब ऑब्जर्व करोगे कि जो सी है और जो बी है ये दोनों आपके फ्रीक्वेंसी एक्वायर कर रहे हैं ए की, बट ये जो डी वाला है ना, इसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी खुद की नेचुरल फ्रीक्वेंसी और इसकी खुद की नेचुरल फ्रीक्वेंसी ए की दोनों आपस में मैच करती है, और इसी की वजह से डी वाला जब आपका अपनी ही मीन पोजीशन पे वाइब्रेट करेगा तो वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड या लार्जर एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करेगा
विद रिस्पेक्ट टू बी एंड सी। तो वो जो स्पेशल केस है फोर्स्ड वाइब्रेशन का, उसी को रेजोनेंस कहा जाता है। अब हमारे पास ये 3 पॉइंट्स है, अब जल्दी से इसको हम रीड कर लेते हैं। तो कहते हैं कि व्हेन अ बॉडी वाइब्रेट्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स और फ्रीक्वेंसी exactly equal to the natural frequency of the vibration of the body, it is said to execute resonant vibrations. These vibration are of large amplitude. मतलब एग्जैक्टली इक्वल हो तो, और अगर डिफरेंट होंगे तो दोनों ऑसिलेशन एक्वायर करेंगे एक ही, दोनों वाइब्रेशन एक्वायर करेंगे एक ही, कोई बात नहीं है, लेकिन उनका लार्जर एम्पलीट्यूड बिल्कुल भी नहीं होता। सो रेजोनेंस क्या है? तो हम कहते हैं कि रेजोनेंस एक स्पेशल केस है फोर्स्ड वाइब्रेशन का, व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एक्सटर्नली अप्लाइड पीरियोडिक फोर्स, जो कि ये ए वाला है, इज इक्वल टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी। नेचुरल फ्रीक्वेंसी बाय नेचर ही इसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी फ्रीक्वेंसी दोनों आपस में मैच करती है। द बॉडी रेडली बिगिन टू वाइब्रेट विद एन इंक्रीज्ड एम्पलीट्यूड। सो दिस फिनोमिनन इज नोन एज रेजोनेंस। So the vibration of the large amplitude are called resonant vibrations. So एक बात आपने प्लीज याद रखनी है कि resonance occurs only when the frequency of the applied force is exactly equal to the natural frequency of the vibrating body. कई बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इस चीज को लेकर कि सर अगर C और B इन दोनों की फ्रीक्वेंसी A से मैच कर जाती है तो ये रेजोनेंस क्यों नहीं कहलाती? तो मैंने क्या कहा, ये जो B है इसकी खुद की नेचुरल फ्रीक्वेंसी इस A के बराबर होनी चाहिए, और तब जब A इस B वाले को फोर्स वाइब्रेशन देगा तब ये इसके साथ क्या करेगा, रेजोनेट करेगा। अगर इसकी खुद की फ्रीक्वेंसी A से मैच करती है बट B की लेंथ ज्यादा है, मैच नहीं कर रही, C की लेंथ कम है, मैच नहीं करी, बट D की लेंथ A वाले के लेंथ के बिल्कुल बराबर है, तो इन दोनों की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो एग्जैक्टली सेम होगी। ठीक है, अब हम इसी चीज को वीडियो में देखते हैं। तो ये एक्चुअली डेमोन्स्ट्रेशन था आपके रेजोनेंस का। तो जैसे मैंने आपको इसके बारे में बताया, सो देखिए हमारे पास ऑलरेडी हमने स्टडी किया था कि हमारे पास 3 पेंडुलम है, दैट इज ए, बी और साथ में हमारे पास सी है। अगर मैं ए को वाइब्रेट करता हूं तो उसके इन्फ्लुएंस में जो हमारा बी वाला है वो भी वाइब्रेट करता है, जो हमारा सी वाला है वो भी वाइब्रेट करता है। और यहाँ पे देखो लिखा है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ बी एंड सी इज इक्वल टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ए। वो है, बिल्कुल है आपका। लेकिन अब हमने क्या करना है, मुझे ना इस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर उसके बीच में एक नया पेंडुलम रखना है, और इस केस में ये पेंडुलम है हमारा डी, जिसकी लेंथ इस ए के एग्जैक्टली सेम है, एग्जैक्टली सेम है। अब इस पर्टिकुलर सिनेरियो के अंदर अगर मैं ए को वाइब्रेट करता हूं तो हमें यह दिखता है कि उसके इन्फ्लुएंस में जो बाकी के हैं वो भी आपके वाइब्रेट करने शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर आप ध्यान से इस चीज को देखो, जो ये जो डी वाला है इसका एम्पलीट्यूड देखो ज्यादा है एज कंपेयर टू ये बी वाले के, एज कंपेयर टू ये सी वाले के। तो ये ऑब्जर्वेशन हमें यहां दिखाई देती है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्लीज थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना मैं क्या बोल रहा हूं। आप देख रहे हो ये जो ए वाला है ना, ये सॉरी ये बी वाला है, ये ए वाला है और ये ए वाला है। दिस वन इज योर ए, दिस वन इज योर बी और दिस वन इज योर डी और ये आपका सी है। तो आप चीज नोट कर रहे हो कि ए वाला ना अभी यहां पर रीच करने वाला है मिड पॉइंट पे, और ये जो बी वाला है अभी भी बाहर की तरफ है। मतलब ये दोनों के दोनों इकट्ठे मीन पोजीशन पे नहीं है। तो एक्चुअली में जब ए वाला अपनी मीन पोजीशन पे होता है तो डी वाला एक्चुअली में एक्सट्रीम पोजीशन पे होता है उस पर्टिकुलर मोमेंट पे। पता है क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में रेजोनेंस है। सो देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन ए टू डी एंड देन फ्रॉम डी टू ए। देखिए होता क्या है, जैसे कि बॉडी, जैसे ए की अगर मैं बात करता हूं, अगर ये अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे है तो मतलब इसकी एनर्जी ज्यादा है। उस पर्टिकुलर मोमेंट में जो डी वाला है वो कहां पर होगा, वो बिल्कुल अपने नीचे मीन पोजीशन पे होगा, मतलब सेंटर पे होगा। अब ए वाले ने अपनी एनर्जी प्रोवाइड करी डी वाले को, जिसकी वजह से डी वाला जाएगा एक्सट्रीम पे, और क्योंकि ए वाले ने डी को एनर्जी दी इस वजह से ए खुद अपने मीन पोजीशन पे आ जाएगा। सिमिलरली जब डी वापस अपने मीन पोजीशन पे आएगा तो ए वाला एक्सट्रीम पोजीशन पे चला जाएगा। लेकिन एक बात ये भी सच है
कि ए और डी दोनों इन फेस है। अब इन फेस का मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर मूवमेंट ऐसा आएगा जब आप देखेंगे कि दोनों के दोनों एक्सट्रीम पे होंगे, दोनों के दोनों ही इकट्ठे मीन पे होंगे। अब हम थोड़ा ध्यान से देखते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये देखिए, अगर आप यहां पर इसको ध्यान से कंसीडर करो, देखो दोनों दोनों कहां है अपने, ये अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे जा रहे हैं और दोनों ही मीन में इकट्ठे आएंगे आपके। ये देखो दोनों मीन में आए, दोनों एक्सट्रीम पे गए। देखो ये वाला नहीं है, ये जो है ये आपका बी वाला, छोटे वाला जो बी वाला है, हम बात करें इन दोनों की। ये देखिए, ये देखो एक्सट्रीम मीन एक्सट्रीम, लाइक दिस, समझ में आया। सो बोथ आर इन फेस। तो देखो यही बात ऑब्जर्वेशन में भी लिखी गई है, थोड़ा हम ध्यान से देखते हैं। कहता है द पेंडुलम डी ऑल्सो स्टार्ट वाइब्रेटिंग इनिशियली विद द स्मॉल एम्पलीट्यूड, क्योंकि अभी अभी जैसे उसको फोर्स वाइब्रेशन मिली है तो वो स्मॉल एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करेगा। अल्टीमेटली इट एक्वायर्स द सेम एम्पलीट्यूड एज द पेंडुलम ए इनिशियली हैड। When the amplitude of pendulum D is maximum, the amplitude of vibration A is minimum। मैंने क्या कहा था, क्यों, क्योंकि there is an energy sharing। एंड आफ्टर सम टाइम जब बी जो डी वाले का एम्पलीट्यूड है वो डिक्रीज करेगा तो ए वाले का इंक्रीज कर जाएगा। सो कहने का मतलब क्या है कि द वाइब्रेशन ऑफ डी आर इन फेज दैट ऑफ ए, दैट मींस दे रीच देयर एक्सट्रीम पोजीशन ऑन आइदर साइड, दैट इज साइमल्टेनियसली। So the pendulum B and C also vibrate, but each of them vibrate with a very small amplitude। और देखो सिंपल सी बात यह है, कोई मुझे पूछेगा कि D की वाइब्रेशन क्या नाम है, बोलूंगा रेजोनेंस है। कोई मुझे पूछेगा कि B और C की वाइब्रेशन का नाम क्या है, मैं बोलूंगा दे आर फोर्स्ड वाइब्रेशन। अब उसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर ली है, बाकी मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, अगर आपने रीड करना है तो यहाँ पर रीड कर सकते हो। उसी तरह फिर नेक्स्ट डेमोन्स्ट्रेशन आता है हमारे पास, दैट इज रेजोनेंस विद ट्यूनिंग फोक। अब इस कंडीशन में क्या होता है, अगर आप देखें तो मेरे पास यहाँ पे दो बॉक्स हैं, एक ए है और एक मेरे पास बी है, राइट, और अंदर से होलो चैम्बर्स है, ठीक है, होलो है, बिल्कुल होलो है अंदर से। तो अब हम क्या करते हैं, पहले हम ए वाले के ट्यूनिंग फोक को वाइब्रेट करते हैं। अब वो जो वाइब्रेशन है वो आपकी ट्रेवल करती है इनसाइड द बॉक्स, और अंदर के जो भी हवा के पार्टिकल्स हैं वो उनको भी क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा। अब जब वो वाइब्रेशन करेगा तो उसकी वाइब्रेशन आपकी ट्रांसमिट होती है फ्रॉम ए टू बी। अब ए वाले ने बी वाले के बॉक्स के जो एयर पार्टिकल्स है उनको वाइब्रेशन दे दी। अब वही वाइब्रेशंस की वजह से जो आपका बी वाला है वो आपको क्या करता है, वाइब्रेट करना शुरू हो जाता है, जैसे आप यहां देख सकते हो। सो आपने देखा कि बिना किसी कांटेक्ट के हम कैसे अपनी वाइब्रेशन को भेज सकते हैं, एंड ये क्यों हो रहा है, दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। हुआ क्या कि जब ये वाइब्रेट हुआ ना, अब इसने अपनी वाइब्रेशन जो है वो नीचे वाले एयर पार्टिकल्स को दी, राइट। अब जब इसके एयर पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी और इसकी फ्रीक्वेंसी मैच कर गई तो इसका एम्पलीट्यूड बढ़ गया। वही ग्रेटर एम्पलीट्यूड के साथ वो जो आपकी साउंड वेव है, वो आपकी साउंड वेव कहूंगा या वाइब्रेशन कहूंगा, वो आपकी क्या कर रही है, ट्रैवल करती है। फिर यहाँ के जितने भी एयर मॉलिक्यूल्स हैं वो आपके, ये एयर पार्टिकल्स हैं, वो आपके वाइब्रेट करते हैं। जब उसकी फ्रीक्वेंसी और बी वाले की फ्रीक्वेंसी आपस में मैच कर जाती है तो उस केस में बी वाला भी आपका वाइब्रेट करने लग जाता है। तो इस तरीके से मतलब रेजोनेंस की वजह से आपका जो ए का ट्यूनिंग फोक है वो बी वाले को वाइब्रेट कर देता है। फिर हमारे पास आता है द रेजोनेंस अपरेटस, इसको रेजोनेंट कॉलम भी कहा जाता है। अच्छा पहले हम इसको ध्यान से देख लें कि मेरे पास क्या है। इस कंडीशन के अंदर मेरे पास है एक ग्लास ट्यूब, ठीक है, और साथ ही साथ है मेरे पास एक रेजरवायर। देखिए रेजरवायर का काम क्या होता है, क्या है ना कि दोनों में पानी भरा होता है। मैं थोड़ा आपको यहाँ पे आगे दिखाता हूँ, पहले आप देखो। और इन दोनों को आपस में कनेक्ट किया जाता है ट्यूब की हेल्प से। इसके अंदर हम क्या करते हैं, लिक्विड भरते हैं और नीचे से उनको आपस में अटैच किया होता है, ठीक है। अब इसका काम रेजरवायर का ये है, क्योंकि रेजरवायर है, इसका काम ये है कि अगर मैं इसको नीचे करूंगा तो यहाँ पे जो पानी का लेवल है ना वो भी आपका नीचे गिर जाता है। मतलब ये बेसिकली प्रेशर के डिफरेंस की वजह से सब होता है ये आपका। लेकिन यहाँ का पानी जाएगा कहाँ पे, वो नीचे जो आपको मैंने पाइप दिखाई थी ना उसके थ्रू इस रेजरवायर के अंदर एंटर कर जाएगा। तो इसका काम होता है कि इसमें से निकले हुए पानी को कलेक्ट करना, या जब ये आपका ऊपर की तरफ जाता है तो यहां से पानी वापस वो इस ट्यूब के अंदर डाल सके। तो देयरफॉर इसको एज अ रेजरवायर कहा जाता है। क्लियर हो गया, वेरी गुड।
तो बस बात सिर्फ इतनी है कि हम इसको ऊपर नीचे करके इसके लेवल को हम आसानी से चेंज कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने जो इसका जो लेंथ है ना बेटा, वो धीरे धीरे डिक्रीज करना शुरू कर देना है। और साथ में ऊपर क्या रखेंगे, ट्यूनिंग फोक, उसको हम क्या करेंगे, स्टक, और जिससे उससे वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी। अब होता यह है कि जैसे जैसे हम इस पानी के लेवल को नीचे लेके जाते हैं ना, वे एक्चुअली क्रिएटिंग अ लिक्विड कॉलम। अब यहाँ पे है नॉट लिक्विड कॉलम, एयर कॉलम, इनके बीच में क्या है, एयर कॉलम है। तो एक्चुअली में क्या होता है कि ये तो वाइब्रेट कर रहा है और इसके अंदर का जो एयर कॉलम है उसके अंदर वाइब्रेशन भी टेक प्लेस करेगी। जब आपके इस एयर कॉलम के वाइब्रेशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो इसके नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच करती है तो रेजोनेंस क्रिएट होती है, और उसी रेजोनेंस की वजह से एक लाउड साउंड हमें सुनाई देता है। अगर इसके लेवल को थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे करोगे ना, वो लाउड साउंड वहीं पे खत्म हो जाएगी। मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट ही होता है जहां पे हमें लाउड साउंड सुनाई देता है। क्लियर हो गया? उसके बाद क्या, मैंने इस रिजर्वायर को नीचे गया और चेक करने की कोशिश की कि क्या कोई और ऐसा पॉइंट है जहां पर मुझे दोबारा ऐसे लाउड साउंड सुनाई देगा। तो आंसर है यस। हमें ना मतलब ऐसे हम नीचे लेके जाते रहे, ऊपर हमने क्या रख दिया, ट्यूनिंग फोक, हम इसको स्टक किया, वाइब्रेशन हो रही है। तो एक्चुअली क्या होता है, जब हम इस लेवल को नीचे लेके जाते हैं सचमुच एक ऐसा और पॉइंट आता है जब फिर से रेजोनेंस क्रिएट होती है और मुझे लाउड साउंड सुनाई देता है। अब सबसे बड़ी बात, अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था कि ये एक क्लोज्ड एंड ऑर्गन पाइप की तरह है। इसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द लिक्विड कॉलम होती है। जैसे जैसे आपका लेंथ बढ़ रहा था वैसे वैसे जो फ्रीक्वेंसी है वो आपकी कम हो रही थी। अंदर के जो पार्टिकल्स है उनकी फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है। लेकिन जब हमने इन लेंथ की रेशियो को फाइंड किया तब हमें समझ में आया, जैसे मान लो पहले यहां पर इसका लेंथ है मान लो L, तो अगला लेवल जब हमें मिला, जब रेजोनेंस क्रिएट हुआ तो उसका लेंथ था 3L। उसका नेक्स्ट जब हमने निकाला तो उसका लेंथ था 5L। तो मेरे कहने का मतलब आप समझ गए होंगे कि इनकी रेशियो होती है 1:3:5, 1:3:5। आई होप इन लेंथ की रेशियो समझ में आ गई आपको। तो ये लेंथ की रेशियो है कि बेसिकली क्या है कि एल लेंथ में जो मुझे आवाज सुनाई देती है वही मुझे 3L पे सुनाई देती है, वही मुझे 5L पे सुनाई देती है। क्यों? क्योंकि एक्चुअली अब इस पर्टिकुलर लेंथ के अंदर जो एयर का कॉलम है उसकी फ्रीक्वेंसी और जो मैंने ट्यूनिंग फोक ऊपर रखा है उसकी फ्रीक्वेंसी आपस में मैच कर जाती है, रेजोनेंस क्रिएट होता है, जिसकी वजह से मुझे लाउड साउंड सुनाई देता है। और ऐसे कई सारी एग्जांपल्स है रेजोनेंस को लेके। जैसे सबसे बड़ी एग्जांपल देखो ये भी है। इस एग्जांपल के अंदर आप देख सकते हो कि आपके पास इंजन में क्या होता है, पिस्टन्स होते हैं। वो पिस्टन्स हैं वो आपके क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। एंड वो जो वाइब्रेशन है, जब वो वाइब्रेशन एक्चुअली बेसिकली अगर मैं कहूंगा कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है जब वो मेरे मोटरसाइकिल के पार्ट्स के फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाती है, उस पर्टिकुलर मोमेंट के अंदर हमें इस मोटरसाइकिल के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उसमें से रैटलिंग साउंड सुनाई देना शुरू हो जाता है। अब उसका रीजन सिर्फ इतना ही है क्योंकि इंजन जो है उसके अंदर पिस्टन है वो वाइब्रेट कर रहा है ना, उसकी अपनी एक फ्रीक्वेंसी है। एक ऐसा पॉइंट आएगा जब उसकी फ्रीक्वेंसी जो आपके बाइक की बॉडी की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी उससे मैच कर जाएगा, जिसकी वजह से आपकी जो बॉडी है बाइक की वो आपकी वाइब्रेट करने लग जाएगी विद लार्जर एम्पलीट्यूड और आपको साउंड सुनाई देना शुरू हो जाएगा। सो दैट इज द रीजन बिहाइंड इट। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज रिलेटेड टू गिटार एंड सितार। यू नो दैट कि गिटार और सितार के साथ क्या अटैच होता है, एक साउंड बॉक्स। एंड व्हाई डू वी नीड अ साउंड बॉक्स? द रीजन इज दैट कि जब हम किसी स्ट्रिंग को प्लग करते हैं उससे वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है। वो वाइब्रेशन इस साउंड बॉक्स के अंदर जो हवा है उनके पार्टिकल्स को वाइब्रेट करता है। अब उसकी जो वाइब्रेशन है जब उसकी फ्रीक्वेंसी इन स्ट्रिंग्स की फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाएगी तो हाई एम्पलीट्यूड क्रिएट होगा। मतलब क्या कि रेजोनेंस क्रिएट होगा, उसकी वजह से वो हाई एम्पलीट्यूड की वेव को फॉर्म करेगा जो हमें लाउड जो है साउंड सुनाई देने में हेल्प करता है। आगे जाके मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड पढ़ाना है,
उसमें एक होता है लाउडनेस जो कि एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है। साउंड जिसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा उसकी लाउडनेस ज्यादा होगी, और ये जो आपका साउंड बॉक्स है एग्जैक्टली वही करता है विद द हेल्प ऑफ रेजोनेंस। उसी तरह आपको ये सस्पेंशन ब्रिज के बारे में तो पता ही है ना, इसकी स्टोरी के बारे में पता ही। कहा जाता है कि जब हमारे सोल्जर्स इस सस्पेंशन ब्रिज से पास करते हैं तो उनको कहा जाता है कि आप मार्च करना बंद कर दीजिए, क्योंकि जब वो लोग मार्च करते हैं ना, एक्चुअली में उनकी भी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी सेट हो जाती है। तो जब ये जो सोल्जर्स हैं इनकी फ्रीक्वेंसी और ये जो सस्पेंशन ब्रिज है इनकी फ्रीक्वेंसी, इसकी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो आपस में मैच कर जाएगी, तो वो बेसिकली कहा तो ये जाता है कि जो सस्पेंशन ब्रिज है वो ब्रेक कर जाएगा। बट एक्चुअली में ये तभी पॉसिबल है जब बहुत पुराना कोई सस्पेंशन ब्रिज हो और काफी देर यूज करने के बाद बस वो टूटने वाला ही है। उस कंडीशन में अगर मैं करूं तो फिर भी चलो मैं मान लेता हूं पॉसिबल है। अदरवाइज यस, वेयर एंड टीयर तो होगा ही सस्पेंशन ब्रिज का ड्यू टू दिस रेजोनेंस। सो नेक्स्ट है हमारा ट्यूनिंग अ रेडियो। देखिए हम अच्छी तरह जानते हैं ना कि जो कई सारे रेडियो स्टेशंस होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी और वेव्स को अपने स्टेशन से बाहर निकालते हैं, जिनके हर एक अपनी स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी होती है। आप जानते हो जैसे कि 92.7 है, ठीक है, ये एफएम है हमारा, ठीक है। अम, अगर आप चाहते, और ऐसे कई सारी वेव्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट वेव्स है, 107 भी है आपके पास, ठीक है, 95.0 बिग एफएम जिसको हम बोलते हैं वो भी है आपके पास। तो डिफरेंट डिफरेंट वेव्स जो है वो आपके ऊपर स्पेस में क्या है, जो एटमॉस्फेयर है उसमें ट्रांसमिट हो रही हैं। अब मैं एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को कैच करके उसको सुनना चाहता हूं, तो मैं कैसे उस चीज को सुनूंगा? अब उसका तरीका क्या है? देखिए तरीका बहुत सिंपल है। एक्चुअली में हम क्या करते हैं कि ये जो ट्यूनिंग होती है ना, यहाँ पे ये जो नॉब होता है हम इसको घुमाते हैं। एक्चुअली में हम कर क्या रहे हैं मैं बता देता हूँ। ये जो इंस्ट्रूमेंट है आपका रेडियो, उसके अंदर जब हम इसको टर्न करते हैं तो बेसिकली हम इसके कैपेसिटेंस को चेंज करते हैं। ये एक तरह से एक वेरिएबल कैपेसिटेंस होता है। जब हम रेडियो के अंदर इस कैपेसिटेंस को चेंज करते हैं उस कंडीशन में इस रेडियो की जो फ्रीक्वेंसी है हम उसको चेंज कर पाते हैं। जिस पर्टिकुलर कंडीशन में इसकी फ्रीक्वेंसी किसी ऊपर वाले जो स्पेस में या एटमॉस्फेयर में जो हमारी वेव्स हैं उनकी किसी एक फ्रीक्वेंसी से जब वो मैच करता है तो रेजोनेंस क्रिएट होता है, और उसी रेजोनेंस की वजह से वो पर्टिकुलर जो वेव है वो इसके अंदर ट्रांसमिट हो जाता है, मतलब ये उसको रिसीव कर लेता है। बाकी इसके अंदर जो पार्ट्स है उस सिग्नल को एम्पलीफाई करके हमें वो चीज हमें सुनाई दे जाती है। ठीक है, आई होप आपको ये जो रेजोनेंस है और उनके जो एग्जांपल्स है वो समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने स्टडी किया रेजोनेंस के बारे में, और साथ ही साथ जो डेमोन्स्ट्रेशन थे दैट एक्चुअली टेल्स यू अबाउट द रेजोनेंस एज वेल एज कुछ एग्जांपल रिलेटेड टू रेजोनेंस हमने वो भी डिस्कस करी। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।